हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस राउंड कोचिंग हब पर। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान में होने वाले आंदोलन के बारे में। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हम। राजस्थान के आंदोलन। राजस्थान के आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, जो राजस्थान है, राजस्थान में जो आंदोलन किए गए वो कैसे किस प्रकार किए जाते हैं। जो पहाड़ों में, जो वनों में रहते थे, जो भील रहते थे, तो भीलों के ऊपर क्या बनाया गया, कानून बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और उस कानून के खिलाफ भील खड़े हो गए, तो भीलों ने क्या किया गया, भील आंदोलन कर दिया। उसी प्रकार किसानों के ऊपर जब कर लगाया गया तो किसानों ने भी आंदोलन किया गया। और फिर प्रजामंडल आंदोलन। तो तीन प्रकार के क्या है, आंदोलन है, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम भील से। अब देखिए सर्वप्रथम भील। ठीक है, जो भील है, भील शब्द इसकी उत्पत्ति होती है भील्यूर से। किससे होती है? भील्यूर शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। और भील्यूर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है तीर कमान चलाने वाला। तीर कमान चलाने वाला कौन होता है? भील। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो भील थे, भील क्या थे? भील समाज का वह वर्ग है। भील समाज का वह वर्ग है जो जंगलों और वन में निवास करता है। जंगलों और वन में निवास करता है तथा यह समाज की मुख्य धारा से वंचित रहता है या फिर दूर रहता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है कि समाज का, भील है जो समाज का वह वर्ग है जो जंगल और वनों में निवास करता है, और समाज की जो मुख्य धारा है उससे कहां रहता है? दूर रहता है। ठीक है, और भीलों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी, भीलों को अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी में राष्ट्रपति की सलाह पर या राष्ट्रपति की अनुशंसा पर शामिल किया जाता है। अर्थात भीलों को जो एसटी जो आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति, उसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही शामिल किया जाता है। जो भील लोग थे वो अपने जो घर होता है, घर, उस घर को क्या कहते हैं? कू। और जो ढाणी है उसको कहते थे पाल। ढाणी को क्या कहते थे? पाल। और घर को क्या कहते थे? कू। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है, गांव को क्या कहते थे? जो भील लोग थे वो गांव को क्या कहते थे? फला का अर्थ होता था उनकी भाषा में, क्या होता था? गांव। ठीक है, जो भील लोग थे वो घर को कहते थे कू, और डाणी को क्या कहते थे? पाल, और गांव को क्या कहते थे? फला। ठीक है, अब हमको यहां से इंपोर्टेंट बात क्या आती है कि जो भील लोग थे ये किस प्रकार की खेती करते थे? स्थानांतरण कृषि। जो भील लोग थे वो किस प्रकार की कृषि करते हैं? स्थानांतरण कृषि। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। या तो आप इसको इस प्रकार पूछ ले गया कि भील लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? स्थानांतरण कृषि। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि स्थानांतरण कृषि, ठीक है, उसका उदाहरण क्या है? तो स्थानांतरण कृषि है ना, वो दो प्रकार की होती थी। और जो स्थानांतरण कृषि है उसको क्या कहते हैं हम? वादरा कृषि। क्या कहा जाता है? वादरा कृषि भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम वो क्या कहते हैं? वादरा कृषि। और यह कृषि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है चिमाता कृषि, और एक होती है दजिया कृषि। ठीक है, अब आपको यहां से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो चिमाता कृषि है वो की जाती है पहाड़ों पर। कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर। जबकि जो दजिया कृषि है वो की जाती है मैदानी क्षेत्रों पर। कहाँ पे की जाती है? मैदानी क्षेत्रों पर। अब क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन कई बार आरएएस या फिर राजस्थान पुलिस पटवार में कई बार देखने को मिला है कि स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है वादरा कृषि, है ना, वादरा कृषि इस प्रकार ऑप्शन में डाल देता है। या फिर स्थानांतरण कृषि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, चिमाता कृषि और दजिया कृषि। क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि चिमाता कृषि कहाँ पे की जाती है? तो पहाड़ों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर कौन सी कृषि की जाती है? चिमाता कृषि। और मैदानी क्षेत्रों पर कौन सी कृषि की जाती है? दजिया कृषि। ठीक है। अब देखिए भीलों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हमारे पास हो गया है। अब हम पढ़ते हैं भीलों के क्या किया जाता है कि भीलों के ऊपर क्या बना दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है। ठीक है, भीलों के ऊपर क्या बना दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है। तो भीलों ने आंदोलन क्यों किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। भीलों ने आंदोलन क्यों किया, पढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए बिना समय गवाए आगे पढ़ते हैं कि भीलों ने आंदोलन क्यों किया। भीलों ने आंदोलन इसलिए किया कि जो इनको जो क्षेत्र था, इनका जो क्षेत्र था, तो इनको क्या है, गरीबी के कारण इनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। जो गवर्नमेंट थी, जो वहां पे जो अधिकार, जो प्रभुत्व जमा रखा था वहां के सैनिकों ने, वो क्या करते थे, इनसे धर्म परिवर्तन कराते थे। या फिर इनके ऊपर क्या बनाते थे? कानून बनाते थे। और उन कानूनों के खिलाफ ये खड़े हो गए और इन्होंने क्या किया? भील आंदोलन किया। ठीक है। अब देखिए भील आंदोलन, तो भील आंदोलन हम पहला पढ़ते हैं लसाड़ी आंदोलन। कौन सा? लसाड़िया आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, जो लसाड़ी आंदोलन है वो होता है उदयपुर में। कहां पे होता है? उदयपुर में। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक वो है संत माव जी। कौन है? संत माव जी। क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि भीलों के द्वारा जो लसाड़ी आंदोलन किया गया उसका प्रवर्तक कौन था, उसको शुरुआत करने वाला, तो कौन है? संत माव जी। ठीक है। और संत माव जी के कुछ उपनाम है कि भीलों के कुलगुरु, भीलों के कुलगुरु किसको कहा जाता है? संत माव जी को। दूसरी बात कि संत माव जी ने एक गीत गाया, कौन सा? चौपड़ा गीत। चौपड़ा गीत गाया। और यह गीत लसाड़िया आंदोलन में भीलों के अंदर जागृति उत्पन्न करने के लिए गाया गया। किस लिए गाया गया? भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए, भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए क्या गाया गया? चौपड़ा गीत गाया गया। दूसरी बात, संत माव जी के बारे में एक विशेष बात और है जो कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो संत माव जी हैं, कौन? संत माव जी। ठीक है। तो संत माव जी का जो जन्म है, संत माव जी का जन्म वो होता है साबला गांव। कहां पे? साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है। और साबला गांव डूंगरपुर से लेकर कहां तक? वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम ये कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। कहां पे पड़ता है? डूंगरपुर में। ध्यान रहे कि संत माव जी का जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर में, और यहां से लेके और वेणेश्वर धाम डूंगरपुर तक यहाँ पे क्या चलती है? इसकी सवारी जाती है। क्या जाती है? इसकी सवारी। क्या जाती है? इसकी सवारी। और वेणेश्वर धाम यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सोम, कमला और अंबा। सोम, कमला और अंबा 3 नदियों का क्या है? यहाँ पे संगम है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। और यहाँ पे वेणेश्वर मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वेणेश्वर मेला बढ़ता है यहाँ पे। और वो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलेगा कि लसाड़ी आंदोलन कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। इसके प्रवर्तक कौन थे? संत माव जी। कौन थे? संत माव जी। और संत माव जी क्या कहा जाता है? भीलों का कुलगुरु। इन्होंने भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए चौपड़ा गीत गाया। फिर इनका जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर में। और साबला गांव डूंगरपुर से लेकर और वेणेश्वर धाम डूंगरपुर तक यहाँ पे क्या रहती है? इनकी सवारी जाती है। और यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है।
कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन। अब देखिए भीलों का दूसरा आंदोलन कौन सा? भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। ठीक है, अब जो भगत आंदोलन है ये कहाँ पे होता है? वागड़ क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र कौन कौन सा है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन सा क्षेत्र है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो भगत आंदोलन है उसका प्रवर्तक कौन है? उसका प्रवर्तक अर्थात उसको शुरुआत करने वाला, तो उसका नाम है गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी। आपको याद करने का तरीका है, बताऊंगा इसको दोस्तों। तो देखिए गोविंद गिरी क्या है? इनका प्रवर्तक है। किसके? भगत आंदोलन के। अब इसका जो नेतृत्व किया वो 3 व्यक्ति और थे। इनके नेतृत्व करने वाले 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? एक तो गोविंद गिरी स्वयं था, गोविंद गिरी स्वयं। ठीक है, इसके साथ में थे पुंजिया। क्या नाम थे? पुंजिया। और एक का नाम है, देखो गोविंद गिरी थे और उनके साथ में थे पुंजिया। ठीक है ना। और एक का नाम है सूजी भगत। क्या नाम है? सूजी भगत। ये 3 लोग थे, इन्होंने क्या किया? भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब जो गोविंद गिरी है, गोविंद गिरी के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है कि इन्होंने स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर एक सभा की स्थापना की। कौन सी सभा? संप सभा की क्या की? स्थापना की। ठीक है, गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर किसकी स्थापना करता है? वो संप सभा की स्थापना करता है। ठीक है, अब भगत आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, कहां पे होता है, उसके बारे में देखिए। जो भगत आंदोलन है वो शुरू होता है मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़, ध्यान रखिए कि कहां पे शुरू होता है? मानगढ़ पहाड़ी पर। और मानगढ़ का पहाड़ी कहां पे है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी कहां पे है? बांसवाड़ा में। यहाँ पे किस प्रकार सभा होता है? शुरू होता है, एक सभा चल रही होती है और उस सभा में कुछ सैनिक होते हैं, वो गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने के लिए क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं वहां पे। ठीक है, कब करते हैं? 1913 में। 1913 में आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, और यहां से 1579 यहाँ पर 1579 भीलों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और गोविंद गिरी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, कब? 1913 में। ठीक है, अब यहां से हमको किस प्रकार याद करना है उसको पहले एक बार फैक्ट समझ लीजिए आप। तो जो लसाड़ी आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है उदयपुर में। इसका प्रवर्तक है संत माओजी, जिसको कहा जाता है भीलों के कुलगुरु। और इन्होंने भीलों में जागृति उत्पन्न करने के लिए चौपड़ा गीत गाया। इनका जन्म होता है सांबला गांव डूंगरपुर में। और सांबला गांव डूंगरपुर से लेके वेणेश्वर धाम, जहाँ पे 3 नदियों का क्या है? संगम है, सोम, कमला, अंबा। कौन कौन सी नदी है? सोम, कमला और अंबा। 3 नदियों का क्या है? यहाँ पे संगम है। ध्यान रखना यहाँ पे वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। ठीक है, अब देखो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए किस प्रकार याद करेंगे उसको बताऊंगा मैं। देखो भगत आंदोलन ये कहाँ पे होता है? वागड़ क्षेत्र में। इसका प्रवर्तक है गोविंद गिरी। ठीक है, अब गोविंद गिरी दोस्तों क्या करता है? एक सभा बैठाता है। ठीक है, कहाँ पे? मानगढ़ पहाड़ी पर। और उस सभा में बांसवाड़ा में बैठाता है 1913 को। और वहां पे सैनिक क्या करते हैं? अटैक, आक्रमण कर देते हैं। और 1579 भीलों की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंद गिरी थे किसके विचारों पर चलते थे? स्वामी दयानंद के विचारों पर। ठीक है, और गोविंद गिरी के साथ में 3 व्यक्ति और थे, गोविंद गिरी, सूजी भगत और पुंजिया। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है? इन आंदोलन के बारे में समझो। देखो जो वेणेश्वर है
इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। तो कहाँ पे भरेगा ये? 1 2 3 4 5, डूंगरपुर में 5 अक्षर है। यहाँ पे भी इसमें भी क्या है? 5 अक्षर। दूसरी बात देखो यहाँ पे, ये देखो मानगढ़ पहाड़ी पर मान है गैड है, 4 अक्षर है। तो कहाँ पे भरेगा ये? बांस है वाड़ा, बांस वाड़ा, 4 अक्षर है यहाँ पे भी। ठीक है ना? तो अक्षरों से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वागड़ क्षेत्र एक ही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों वागड़ क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार कंफ्यूज होता था बच्चा, ठीक है, जिलों के कारण कि कौन सा जिला आएगा, डूंगरपुर लिखे या बांसवाड़ा लिखे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 5 अक्षर है तो यहाँ पे भी 5 अक्षर है, यहाँ पे देखो 4 अक्षर है तो यहाँ पे 4 अक्षर है। अब देखो गोविंद गिरी की याद में, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें कि गोविंद गिरी की याद में बांसवाड़ा के अंदर क्या खोला जाता है? विश्वविद्यालय। यहाँ पे गोविंद गिरी विश्वविद्यालय भी खोला गया है। गोविंद गिरी विश्वविद्यालय, गोविंद गिरी विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है? बांसवाड़ा में। ठीक है। और यहाँ पे गोविंद गिरी शोध संग्रहालय भी है। ध्यान रखें, बांसवाड़ा में गोविंद गिरी शोध संग्रहालय भी है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। ठीक है। अब हमारे 2 आंदोलन हो गए, कौन कौन से? लसाड़ी आंदोलन और भगत आंदोलन। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कौन सा? एक ही आंदोलन। वो भी किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने उनका नेतृत्व किया था और भीलों के द्वारा चला गया आंदोलन था। तो पहले हम भीलों के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम किसान आंदोलन के बारे में, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए आगे बिना समय गवाए। मानता हूं कि जब मैं इसको मिटाता हूं तो थोड़ा आपका टाइम खराब होता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ये, लेकिन फिर भी बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए और जो पहले जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे क्या दूर करते जा रहे हैं। अब देखिए एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। तो यहाँ पे पहले हेडिंग होगी हमारी भील, क्योंकि भीलों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कौन सा आंदोलन आ जाएगा? एक ही आंदोलन। अब देखिए इसमें जो भील आंदोलन है, भील आंदोलन, ये भील आंदोलन है, वो है हमारा एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन कह दो या इसको बोमट आंदोलन कह दो। कौन सा आंदोलन? बोमट आंदोलन। ठीक है, क्योंकि दोनों की शुरुआत करने वाला एक ही है। और ये जो क्षेत्र है बोमट क्षेत्र, ये होता है उदयपुर और सिरोही के बीच में, उदयपुर और सिरोही के बीच में। ठीक है। अब हमको कैसे पढ़ना है इसको, देखो उसको आप समझो पहले कि जो एक ही आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है 1921 के आसपास, 1921 के आसपास इसकी शुरुआत होती है एक ही आंदोलन की। और इसकी शुरुआत करता है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। ठीक है। और मोतीलाल जो तेजावत है उसको आदिवासियों को क्या कहा जाता है? मसीहा। आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत को। जो मोतीलाल तेजावत है वो ओसवाल जाति का था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो मोतीलाल तेजावत है, जो एक ही आंदोलन के जो प्रवर्तक है, अर्थात एक ही आंदोलन को जो नेतृत्व करता है, वो जो मोतीलाल तेजावत है वो कौन सी जाति के थे? तो ओसवाल जाति के थे। ठीक है। और यहाँ पे ये पढ़ना है। अब ये आंदोलन होता है वो किस प्रकार होता है इसके बारे में देखिए। ये आंदोलन क्यों होता है, ये आंदोलन क्यों होता है और कहाँ पे होता है, उसको इस प्रकार देखिए कि जो एक ही आंदोलन है उसका अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए, क्षेत्र के कहाँ पे होता है, तो ये होता है चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया क्षेत्र, मातृकुंडिया क्षेत्र। ठीक है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है। फिर दूसरी बात कि क्यों होता है, क्यों होता है? तो क्यों होता है? किसानों की, किसान कौन थे? भील लोग थे ना, भील लोग, भीलों की लगान,
लगान वृद्धि को, लगान में जो वृद्धि कर रही थी गवर्नमेंट, उस लगान वृद्धि को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन होता है? एक ही आंदोलन। ठीक है, अब एक ही आंदोलन में क्या होता है, ध्यान रखना आप, एक ही आंदोलन और भूमट आंदोलन एक ही है। एक क्षेत्र पड़ता है नीमड़ा, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? नीमड़ा क्षेत्र पड़ता है ये। ठीक है, और इस नीमड़ा क्षेत्र में क्या हुआ, एक मेजर मटन क्या करता है, मेवाड़ के सैनिकों को भेजता है, और वहां पे जो सभा चल रही थी भीलों की, उस सभा में क्या करता है, वो फायरिंग करा देता है। ठीक है, किसके द्वारा? मेजर बेटन है ना, वो मेवाड़ से एक टुकड़ी भेजता है सेना की, और मेवाड़ से सैनिकों द्वारा ठीक है क्या कराता है, फायरिंग करता है, जिसमें 1100, अब कई किताबों में लिख रखा है 1100 लोग वीर क्या हो गए, नरसंहार। 1100 भीलों का क्या किया गया, यहाँ पे नरसंहार कर दिया गया, अर्थात उनको मार दिया गया। और कई किताबों में लिख रखा है 1200 भीलों का, 1200 भीलों का क्या कर दिया गया, नरसंहार। ठीक है, अर्थात 1200 या 1100 भीलों क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? नीमड़ा। और नीमड़ा पड़ता है कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होने की बात है कि जो एक ही आंदोलन है उसकी जो शुरुआत होती है, अगर आपसे क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन उसका नेतृत्व कौन करता है, तो मोतीलाल तेजावत, जिसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा। और मोतीलाल तेजावत ने जो मेजर बटन थे, ठीक है, उनको उनकी जो सत्ता थी उस सरकार के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। उस पत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार कहा जाता है उस पत्र को। और वो 21 सूत्री पत्र है। 21 सूत्री पत्र, अर्थात एक पत्र लिखा था कि किसानों के ऊपर जो आप कर लगा रहे हो उसको खत्म करो। किसानों के ऊपर या भीलों के ऊपर जो आप कर लगा रहे हो उसको खत्म करने के लिए मेवाड़ की सरकार को एक पत्र लिखा, जिसको 21 सूत्री पत्र कहा जाता है। और इस पत्र को 21 सूत्री पत्र को जो उपनाम है उसको क्या दिया गया? मेवाड़ की पुकार। क्या दिया गया? मेवाड़ की पुकार। ठीक है, अब देखो इधर, अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सके, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है उसको देखिए कि नीमड़ा उदयपुर में भी एक आंदोलन हुआ है, ठीक है, उसी क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या होता है, भील सैनिकों 1100 या 1200 भील सैनिकों का क्या होता है? नरसंहार। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि पूर्व का जलियांवाला बाग, पूर्व का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी संज्ञा किसको दी गई है? नीमड़ा हत्याकांड को। एक ही आंदोलन या भूमट आंदोलन के दौरान जो उदयपुर क्षेत्र में जो नीमड़ा आंदोलन होता है, नीमड़ा क्षेत्र में, उस आंदोलन को पूर्व का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ही आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 में। कहाँ पे शुरू होता है? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। कौन शुरू करता है? मोतीलाल तेजावत, जिसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा, जो कौन सी जाति का है? ओसवाल जाति का था। इन्होंने 21 सूत्री पत्र लिखा कि लगान को खत्म कर दो। ठीक है, लगान को खत्म करने के लिए 21 सूत्री पत्र लिखा, जिसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। दूसरी बात, किसने, कौन सी मतलब बटालियन थी, उसका कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। अगर उसका नाम पॉलिटिकल एजेंट का अगर पीए का नाम पूछा जाए तो वो कौन है? मेजर मटन है। ठीक है, मेजर बर्टन नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, वो कोटा का था। जो मेजर बर्टन है वो कौन था? कोटा का था। ठीक है, जिसको तोप पे बांध उड़ा दिया गया था। यहाँ पे मेजर मटन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए भीलों का दूसरा आंदोलन है खाट आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? खाट आंदोलन। खाट आंदोलन। अब खाट आंदोलन के बारे में पढ़िए। देखो खाट आंदोलन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? डूंगरपुर प्रजामंडल से क्या है? संबंधित है। किससे संबंधित है? डूंगरपुर प्रजामंडल से।
और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या कौन है? डूंगरपुर प्रजामंडल के क्या है? अध्यक्ष है। जब आपको प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाया जाएगा उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के जब ये उपस्थित थे वहीं पे उसी समय क्या होता है? एक खाट आंदोलन होता है। ठीक है, अब खाट आंदोलन कहाँ पे होता है उसके बारे में पढ़िए। जो खाट आंदोलन है वो होता है रास्तापाल क्षेत्र, और वो कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है, आपने कई बार कालीबाई के बारे में पढ़ा होगा कि एक लड़की है कालीबाई जो अपने गुरु नानाभाई खाट को सैनिकों से बचाती है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्टर उनको याद करना है पहले। ठीक है, अब देखिए रास्तापाल डूंगरपुर की क्या है? ये घटना है। तो खाट आंदोलन कहाँ पे शुरू होता है? रास्तापाल डूंगरपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो स्कूल है वो स्कूल किसकी थी? सेंगाबाई की। जो स्कूल का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सेंगाबाई। ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंगाबाई कौन है? स्कूल का अध्यक्ष था। ठीक है, उसको प्रिंसिपल भी कहा जाता है। लेकिन जो शिक्षक है, कौन शिक्षक, उसका नाम क्या था? नानाभाई खाट। क्या नाम है? नानाभाई खाट। ठीक है, इसको क्या करती है गवर्नमेंट है ना, कुछ सैनिक आते हैं। ठीक है, और नानाभाई खाट को रस्सी से बांधकर घींचते हुए घसीटते हुए लेकर जाते हैं। ठीक है, उसी समय उनकी एक शिष्या होती है, उनकी एक शिष्या। ठीक है, कौन? कालीबाई। उनकी एक शिष्या होती है, कौन? कालीबाई। ये इस घटना को देखती है और अपने शिक्षक को बचाने के लिए ये उस रस्सी को काट देती है। ठीक है, और उसके बाद जो सैनिक है जो कालीबाई को गोलियों से समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आज भी हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है या राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ना, ये कई पुरस्कार देती है। ठीक है, जैसे कालीबाई पुरस्कार भी दिया जाता है आजकल। ठीक है, वो करंट का क्वेश्चन है जो आपको करंट में बताया जाएगा। आप देखिए यहाँ से किस प्रकार पढ़ना है कि जो खाट आंदोलन है वो किस क्षेत्र में शुरू होता है? तो रास्तापाल डूंगरपुर में। ठीक है, अब खाट आंदोलन है उसमें जो स्कूल के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या है? सेंगाबाई। और जो शिक्षक थे उनका नाम क्या है? नानाभाई खाट। और जो शिष्या थी उनका नाम क्या है? कालीबाई। ठीक है, इतनी जानकारी आपको खाट आंदोलन से संबंधित आवश्यक है। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? अब देखिए भील आंदोलन हो गया। अब इसके बाद में पढ़ते हैं मीणाओं के कुछ आंदोलन। ठीक है, क्योंकि मीणाओं को भी पहले भीलों के रूप में अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया है ना, तो इनको भी पहले भीलों के साथ ही माना जाता था। ठीक है, कि ये भी क्या है? एक प्रकार के भील है। ठीक है, क्योंकि मीणाओं की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मत्स्य से। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली, अर्थात मीणाओं को जो मछली खाना है वो निषेध माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीणाओं के आंदोलन के बारे में। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करता है भोगीलाल पांड्या। जो हम डूंगरपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे ना उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो खाटल आंदोलन है इसकी शुरुआत भी कौन करता है? भोगीलाल पांड्या ही करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। पिछला कोई भी किसी भी एग्जाम का राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देखिएगा, इसमें राजस्थान जी की आती है। ठीक है, कोई भी चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो या पटवार का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे जोधपुर हाईकोर्ट का हो, कोई सा भी पेपर हो एक बार उठा के देखिएगा। कभी भी आपको यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो फिर यहाँ पे आप अपना समय खराब नहीं कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इसको बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद में फिर इसको 2 की स्पीड से पढ़ दें, उससे क्या आपका एक बार रिविजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, अब पढ़ते हैं मीणाओं के आंदोलन के बारे में। मीणाओं के आंदोलन, मीणाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो तो मीणा शब्द है, मीणा या मीना, कई लोग मीणा लगाते हैं, कई लगाते हैं मीना। तो इनका जो शब्द है इसकी उत्पत्ति होती है किससे? मीन से। किससे? मीन शब्द से। और मीन का मतलब होता है मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली। किससे लिया गया है? मछली से लिया गया है। ठीक है,
अर्थात ये मछली खाना क्या मानते हैं, निषेध मानते हैं। मीणा प्रजाति क्या मानती थी पहले कि हम मछली नहीं खाएंगे, हमारे लिए मछली खाना क्या है, निषेध है। ठीक है, अब देखिए मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन सा आंदोलन, जो मीणा आंदोलन है। मीणा आंदोलन में आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि मीणा जो लोग थे, जो मीणा लोग थे, मीणा लोग, उनके शासन समाप्त होने के बाद ये क्या करते थे, चोरी करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे, चोरी की घटना को क्या करते थे, अंजाम देते थे। ठीक है, इसलिए इनके लिए एक कानून बनाया गया, उसको याद रखना है यहां से बस, जयरायम, जयरायम पेशा कानून। ठीक है, ये 1930 में बनाया गया कानून है। इस कानून के तहत क्या बताया गया है कि प्रत्येक घर में से, प्रत्येक घर में से प्रत्येक व्यक्ति को रोज, ठीक है, रोज थाने में हाजिरी देनी होगी। अर्थात मीणाओं के जो घर में से प्रत्येक व्यक्ति को थाने में देके रोज क्या देनी पड़ती थी, हाजिरी देनी पड़ती थी। ठीक है, इसके लिए जो कानून बनाया गया था उसका नाम है जयरायम पेशा कानून 1930। यहाँ से केवल आपको ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीणा आंदोलन से संबंधित जो कानून बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो कौन सा कानून है, जयरायम पेशा कानून 1930 में बनाया गया। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि जयरायम पेशा कानून का संबंध किस जाति से है, तो किस जाति से है, मीणा जाति से है। ठीक है, अब ये हो गए अपने भील आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसान आंदोलन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम किसान आंदोलन पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, भीलवाड़ा में होता है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो किसान आंदोलन हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन लिख दिया। अब हम पढ़ते हैं एक बाई एक, क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में बेंगो आंदोलन पढ़ेंगे। तो देखो पहले पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, बिजोलिया। ठीक है ना, राणा सांगा ने अशोक परमार को यह जमीन दान में दी थी। ठीक है, कौन सी, ऊपरमाल का एक पठारी क्षेत्र है जो ऊपरमाल जमीन, ऊपरमाल नामक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के बीच का भाग है। ठीक है ना, तो पहले आप एक क्षेत्र के बारे में पढ़ दीजिए। ठीक है, ऊपरमाल, ऊपरमाल का क्षेत्र, इसके बारे में पढ़िए तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो क्षेत्र है ना, ये बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का क्या है, एक पठारी, पठारी मतलब पठार युक्त एक भाग है ये। कौन सा, ऊपरमाल का जो भाग है ना वो। ठीक है, एक क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ एक क्षेत्र है पठारी रूपा, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का एक भाग है। ठीक है ना, अब ये जो भाग है इसको राणा सांगा ने, राणा सांगा ने अशोक परमार को, किसको, अशोक परमार एक राजा है, अशोक परमार को जागीरी के रूप में भेंट की, जागीरी के रूप में भेंट दी। ये तो जमीन है ना दोस्तों, ऊपरमाल की जो क्षेत्र है, ये जमीन है, वो राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीरी के रूप में भेंट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे होता है ये आंदोलन।
अब इसके बारे में देखो, उपरमाल का क्षेत्र बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बैसुर चित्तौड़गढ़ का ऊपर एक पठारी भूभाग है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसान आंदोलन के बारे में। अब देखिए यहाँ से, अब बिजोलिया क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आगे, तो इसके बारे में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आपको क्या बात है याद रखनी चाहिए, क्या बात है याद रखनी चाहिए। आप अगर नोट करना चाहो तो आप लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मैटर इसमें, ठीक है। लेकिन आप एक काव्यता बनाए रखें कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो क्षेत्र कौन सा है? भीलवाड़ा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? भीलवाड़ा, ठीक है। फिर यहाँ के ठाकुर कौन है? यहाँ के जो ठाकुर है वो है कृष्ण सिंह। क्या नाम है? कृष्ण सिंह, ठीक है। और ये क्या है? रियासत, कौन सी रियासत है? मेवाड़। यहाँ पे जो रियासत है वो कौन सी है? मेवाड़, ठीक है। अब रियासत मेवाड़ है तो यहाँ के महाराणा कौन है? इनके महाराणा है फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। विस्तार से समझाएगा, एक बार ध्यान बनाए रखना। और इस क्षेत्र के जो संस्थापक हैं, कौन संस्थापक? वो कौन थे? अशोक परमार। कौन है? अशोक परमार, ठीक है। इसका जो ओल्ड नेम है, जो इसका पुराना नाम है, क्या नाम है? पुराना नाम भीलवाड़ा का वो क्या है? विज्ञावली। क्या नाम है? विज्ञावली। ये कब से शुरू होता है? 1897 से 1941 तक, अर्थात टोटल कितना? 44 वर्ष, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जगनेर क्षेत्र का राजा था कौन? अशोक परमार, जिसको राणा सागा ने, यह जो जमीन है ना, उपरमाल जो क्षेत्र है, उपरमाल जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बैसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग, ठीक है। इसको जागीरी की, अशोक परमार को जागीरी के रूप में भेंट किया था। अब जो बिजोलिया भीलवाड़ा है, यहाँ पे किसानों के ऊपर क्या है? 84 प्रकार के क्या लगा दिए गए? कर लगा दिए गए। 84 प्रकार के क्या लगा दिए गए? कर लगा दिए गए। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के कर। जो नोट करने वाले विद्यार्थी हैं वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। 84 प्रकार के क्या लगा दिए गए? कर लगा दिए गए, ठीक है। अब बिजोलिया जो क्षेत्र है वो है भीलवाड़ा में। यहाँ पे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है 1897 से लेकर 1941 तक। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक इसकी क्या होती है? शुरुआत। अब देखिए 44 वर्ष तक चलता है। अब यहाँ पे जो ठाकुर थे वो थे कृष्ण सिंह, और यहाँ जो मेवाड़ रियासत है उसका महाराणा कौन है? फतेह सिंह। और यहाँ का जो संस्थापक है उसका नाम है अशोक परमार, और इसका पुराना नाम है बिजोलिया का, भीलवाड़ा का, वो क्या है? विज्ञावली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आप थोड़ा सा नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरी बात माने तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि किसानों के ऊपर कितने प्रकार के लगा दिए गए? 84 प्रकार के कर। तो 84 प्रकार के करो, 84 प्रकार के जो कर थे, 84 प्रकार के कर के खिलाफ, ठीक है, के खिलाफ 1897 में क्या होती है? एक बैठक होती है। क्या होती है? बैठक होती है, ठीक है। ये बैठक कहाँ पे होती है? गिरधारीपुरा गांव में। कहाँ पे होती है? गिरधारीपुरा गांव में बैठक होती है 1897 में। यहाँ पे डेट लिख दिया आपको मैंने, सॉरी। गिरधारीपुरा गांव में 1897 में क्या होती है? बैठक। और ये जो बैठक होती है वो होती है गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के पर, मतलब उसके 12वें के दिन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 84 प्रकार के करों के खिलाफ 1897 में किसानों की क्या होती है? बैठक होती है। कहाँ पे? गिरधारीपुरा गांव में 1897 में बैठक होती है गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर, ठीक है। क्या होती है? बैठक होती है, ठीक है। और इस बैठक में क्या होता है? 2 व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है। कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं? एक का नाम है नानजी पटेल, और एक का नाम है ठाकरी पटेल। क्या नाम है? ठाकरी पटेल। इन 2 नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों को
इसलिए खड़ा किया जाता है। इनसे कहा जाता है कि आप हमारी समस्याओं को लेकर कहाँ जाइए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास जाइए। कहाँ पे जाइए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में जाइए। अब ये दोनों कहाँ जाते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और ये कहता है कि हमारे ऊपर ठाकुर कृष्ण सिंह ने, किसने, ठाकुर कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगा रखे हैं। ठीक है, तो उनको हटवा दीजिए आप। अब ये क्या करता है कि इनकी समस्या का समाधान करने के लिए एक सैनिक को भेजता है। किसको भेजता है, एक सैनिक को भेजता है। उसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है हामिद हसैन। हामिद हसैन भी लिख रखा है कई किताबों में, और कई किताबों में हामिद हुसैन भी लिख रखा है, हामिद हुसैन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हामिद हुसैन या हामिद हसैन। एक सैनिक को भेजता है और इनकी समस्या को समाधान करने के लिए भेजता है, इनकी समस्या का समाधान करने के लिए भेजता है कि इनकी समस्या का समाधान करो। अब क्या होता है कि ये सैनिक क्या करता है, इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं करता है। और ये खबर किसके पास पड़ती है, ठाकुर कृष्ण सिंह को पता चलती है। ठाकुर कृष्ण सिंह को इस खबर के बारे में पता चलता है और ठाकुर कृष्ण सिंह क्या करता है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, किसको, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को भीलवाड़ा से, बिजोलिया जो भीलवाड़ा क्षेत्र है उससे बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका पता चलते कि तुम लोग मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए क्यों थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को क्या निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। और फिर ठाकुर कृष्ण सिंह ने क्या किया, चौरी कर, लड़की की शादी पर दिया जाता है, चौरी कर लगा दिया इनके ऊपर। लड़की की शादी पर 7 रुपए क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। एक और क्या लगा दिया गया, कर लगा दिया गया, चौरी कर। ठीक है, जो लड़की की शादी पर दिया जाता था चौरी कर, वो चौरी कर लगा दिया किसने, ठाकुर कृष्ण सिंह ने। किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। एक और कर बढ़ा दिया। इन्होंने जब वापिस आंदोलन किया, इसका विरोध किया, तो चौरी कर को हटा दिया गया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो स्टोरी शुरू होती है वो है इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन। अब इसका नेतृत्व करने के लिए या इसको संभालने के लिए अब इसके अंदर एंट्री करता है कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कब करता है, 1916 में। ध्यान रखना ये डेट आपसे कई बार पूछ जाती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो नेतृत्व करता जो विजय सिंह पथिक है वो कब भाग लेता है, तो 1916 में। कब लेता है, 1916 में। ठीक है, और जो विजय सिंह पथिक है वो गुर्जर जाति का बताया जाता है और इसका जो बचपन का नाम है वो है भूप सिंह। क्या नाम है, भूप सिंह। क्या नाम है, भूप सिंह। ठीक है, अब बिजोलिया किसान आंदोलन को कौन संभालता है, विजय सिंह पथिक। और इसके साथ में 2 व्यक्ति और मिलते हैं, कौन, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास और एक माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इन दोनों व्यक्तियों को साथ में लेकर बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। अब देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक कौन है इसके बारे में थोड़े से आपको हिंट देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, बाद में एक अगले वीडियो में आपको लिखा दिया जाएगा इसके बारे में। कि जो केसरी सिंह बारट है ना, आपने सुना होगा कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार ने अपने देश के क्रांतिकारी के रूप में, अपने देश के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में अपने जीवन का क्या कर दिया गया, बलिदान कर दिया गया। तो वो कौन है, केसरी सिंह बारट। क्योंकि केसरी सिंह बारट के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और एक का नाम था प्रताप सिंह और एक का नाम था जोरावर सिंह। ठीक है, तो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह है ना दोस्तों, प्रताप सिंह और जोरावर सिंह, ये दोनों ने एक जो बंबई में जो धमाका होता है, ठीक है ना, भगत सिंह के साथ में, तो उसमें भी क्या है, इनके बेटे का ही साथ था। ठीक है, तो जो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह दोनों बेटे और इनकी एक बहन भी थी। ठीक है, उन्होंने भी क्या कहा, अपने देश के लिए क्या कर दिया गया, बलिदान हो गए एक क्रांतिकारी के रूप में। और जो प्रताप सिंह है, जो प्रताप सिंह वही है जिनको जेल में यातना दी जाती है,
और यातना देने पर ये कहते हैं कि मेरी माँ मरती है तो मरने दो, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं और सभी की माताओं को दुखी नहीं देख सकता। ठीक है। और केसी सिंह भारत ने भी ये कहा था कि अगर मैं गवर्नमेंट की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ठीक है। तो केसी सिंह भारत है ना, उन्हीं के प्रकार का, अर्थात उन्हीं की जैसी गतिविधियां या उन्हीं के जैसा गर्म खून वाला जो जोशीला जो क्रांतिकारी है, वही कौन है, एक विजय सिंह है। कौन है? विजय सिंह। ये विजय सिंह क्या होता है, जेल से छूटने के बाद में भीलवाड़ा में आकर अपना नाम बदलता है। ठीक है। इसका नाम क्या रहता है? भूप सिंह। और अपना नाम क्या बदलता है? ये विजय सिंह। विजय सिंह नाम बदल के यहाँ पे निवास करता रहता है। ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बाद में बताएंगे। तो विजय सिंह पथिक 1916 में कहाँ एंट्री करता है? बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री करता है। ठीक है। प्रवेश करता है 1916 में। अब जो 1916 में जब ये प्रवेश करता है तो ये 1917 में, कब? 1917 में एक संगठन का उद्घाटन करता है, ऊपरमाल पंचबोर्ड। ऊपरमाल पंचबोर्ड सभा का क्या करता है? गठन। सभा का क्या करता है? गठन। कब करता है? 1917 में। कौन करता है? विजय सिंह पथिक। ठीक है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि विजय सिंह पथिक है वो दो समाचार पत्र निकालता है। एक तो राजस्थान केसरी। ठीक है। कौन सा? राजस्थान केसरी। थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर आपको लिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। आएगा नहीं नीचे, आपको दिखेगा नहीं इसलिए। अब देखिए एक बार, अब देखिए थोड़ा विस्तार से देखिए इसको। देखिए जो विजय सिंह पथिक है, जो विजय सिंह पथिक है, इनका बचपन का नाम क्या है? भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह। ठीक है। और 1916 में ये बिजोलिया जो आंदोलन है, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, उसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। और 1917 में एक संगठन की स्थापना करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड सभा का क्या करते हैं? ये गठन करते हैं। ठीक है। अब ये दो पत्र भी निकालते हैं। कौन कौन से? एक तो राजस्थान केसरी। ठीक है। आपसे दो नाम और पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? 1917 में जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की गठन करते हैं ना, उसका जो अध्यक्ष किसको बनाते हैं? उसका जो सरपंच किसको बनाते हैं? मन्नाराम पटेल को बनाते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड सभा का सरपंच। ठीक है। उसी प्रकार जो राजस्थान केसरी जो अखबार निकालते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं? ये उसकी जिम्मेदारी देते हैं जमनालाल बजाज को। किसको? जमनालाल बजाज क्या देते हैं? राजस्थान केसरी जो अखबार निकालते हैं उसकी जिम्मेदारी देते हैं किसको? जमनालाल बजाज को। और ऊपरमाल पंच बोर्ड सभा का जो गठन करते हैं उसका सरपंच किसको बनाते हैं? मन्नाराम पटेल को। और एक और पत्र उसका नाम है प्रताप। ठीक है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी को। किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। प्रताप नामक जो अखबार निकालते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी किसको देते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी को देते हैं। ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आगे। अब यहां से आपको क्या याद रखना है कि जो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में भाग लेते हैं और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड सभा का गठन करते हैं, जिसका सरपंच बनाते हैं मन्नाराम पटेल को। और उसके बाद में दो क्या निकालते हैं? पत्र। एक निकालते हैं राजस्थान केसरी, उसकी जिम्मेदारी देते हैं जमनालाल बजाज को। ठीक है। और एक दूसरा पत्र निकालते हैं प्रताप, उसकी जिम्मेदारी देते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी को। अब देखिए आगे। अब देखिए तीन व्यक्तियों का नाम और याद रखना है आपको। अब देखिए तीन व्यक्तियों का नाम और याद रखना है आपको। एक का नाम है बिंदुमल अफजल अली और एक का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। इन तीनों की सहायता लेकर
इन तीनों की सहायता लेकर विजय सिंह पथिक ने एक आयोग बिठाया 1919 में। उस आयोग का नाम है बिंदुमल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुमल भट्टाचार्य आयोग की क्या की स्थापना की। उसमें 3 व्यक्तियों का नाम आपको विशेष तौर से याद रखना है। एक का नाम है बिंदुमल, एक का नाम है अफजल अली और एक का नाम है अमर सिंह। इन तीनों की सहायता लेकर, इन तीनों के नेतृत्व में एक आयोग किया। उस आयोग का नाम है बिंदुमल भट्टाचार्य आयोग। इसकी क्या की स्थापना की, किसने की? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, ये इसलिए की थी ताकि किसानों की समस्याओं, जो 84 प्रकार के कर थे, उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक नाम और याद रखना है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो ये समाचार पत्र थे या फिर कोई भी सूचना जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, ठीक है, तो उसका कार्य किसने किया? वो क्वेश्चन कई बार आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लिख देता हूं मैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक का कार्य, किसका कार्य? संदेश वाहक का कार्य किसने किया? ये नाम आप खोपड़ी में सेट कर लेना। उसका नाम है तुलसीदास भील। तुलसीदास भील बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है, ये ध्यान रख लेना कि बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? तुलसीदास भील। ठीक है दोस्तों, अपने दिमाग को स्थिर रख के पढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया है मैंने। आप देखिए दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन ये कहाँ पे शुरू होता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बारे में एक बार दोबारा सुनिए मेरी बात को कि देखो एक क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा? ऊपर माल क्षेत्र। ठीक है, ऊपर माल जो क्षेत्र है उसको राणा सांगा जगनेर का संस्थापक है। कौन? अशोक परमार। जगनेर का संस्थापक अशोक परमार को एक जागीरी के रूप में क्या करता है? भेंट करता है। कौन सा क्षेत्र? ऊपर माल का क्षेत्र। अब ऊपर माल का क्षेत्र क्या है? बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर और भैंसुरगढ़ चित्तौड़ तक का ऊपरी पठारी भूभाग है। ठीक है, अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो क्या है? किसानों के ऊपर क्या है? लाख बाग बेगार कर क्या लगा दिया गया? कर लगा दिए गए, कई प्रकार के कर लगा दिए गए। उन करों के विरुद्ध किसानों का क्या है? आंदोलन किया गया। उस आंदोलन को क्या कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखिए भीलवाड़ा में यह आंदोलन 1897 से 1941 तक, अर्थात सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चलता है, 44 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ के जो ठाकुर थे वो थे कृष्ण सिंह, और ये मेवाड़ रियासत है इसका महाराणा कौन था? फतेह सिंह। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? अशोक परमार। और पूरा नाम क्या है इसका? विज्ञावली। पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है विज्ञावली। यहाँ पे किस प्रकार होता है उसको ध्यान से सुनिए आप। क्या होता है कि 84 प्रकार के किसानों पर क्या लगा दिए गए? कर लगा दिए गए। किसके द्वारा? ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा। और इन करों के खिलाफ गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई थी 1897 में। उस समय गिरधारीपुरा गांव में एक बैठक हुई कि इन करों के खिलाफ हमको क्या कर उठानी पड़ेगी? आवाज उठानी पड़ेगी। इसके लिए क्या किया गया? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 2 व्यक्तियों को खड़ा किया और उनको महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया कि हमारी समस्या को क्या करें? समाधान करेंगे। वो कौन? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। लेकिन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्या करते हैं? अपने एक सैनिक को भेजते हैं, हामिद हुसैन को, कि भाई इनकी समस्याओं को देख के आओ। ठीक है, क्या समस्या है? लेकिन ये इनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देता है। कौन? हामिद हुसैन। और यही बात ठाकुर कृष्ण सिंह को पता चलती है, तो ठाकुर कृष्ण सिंह क्या करते हैं? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को यहाँ से बिजोलिया से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और एक चौरी कर, लड़की की शादी पर 7 रुपए का चौरी कर और लगा देते हैं कि आपको किसानों को ये करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? अब किसान क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं और चौरी कर को हटा लिया जाता है। इसके बाद क्या करता है? 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विजय सिंह पथिक, जिनका बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। गुर्जर जाति के थे और इनका नाम क्या था? बचपन का नाम भूप सिंह था। ठीक है, ये अलग बात है कि जेल से छूट कर आए थे, यहाँ पे छुप कर रह रहे थे, क्योंकि इनका बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह था। और ये अपना नाम चेंज करके, विजय सिंह नाम चेंज करके यहाँ पे भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा के जो आंदोलन है उसमें हिस्सा ले लेते हैं 1916 में। अब 1917 में ये क्या करते हैं? ऊपर माल पंच बोर्ड सभा का क्या करते हैं? गठन करते हैं। ठीक है, और उसका सरपंच बना देते हैं मन्नाराम पटेल को। उसके बाद में क्या करते हैं? ये 2 समाचार पत्र निकालते हैं। कौन कौन से? एक तो राजस्थान केसरी
राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र निकालते हैं उसकी जिम्मेदारी देते हैं जमनालाल बजाज को, और प्रताप नामक जो समाचार पत्र देते हैं उसकी जिम्मेदारी देते हैं किसको, गणेश शंकर विद्यार्थी को। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना है कि जो एक बात और याद रखनी है, गणेश शंकर विद्यार्थी है वो विजय सिंह पथिक है। जो विजय सिंह पथिक है वो साधु सीताराम दास और माणिकलाल वर्मा को भी इस आंदोलन में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और तीनों मिलकर इस आंदोलन का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे अफजल अली और बिंदुमल और अमर सिंह, इन तीनों का साथ लेकर ये बिंदुमल भट्टाचार्य आयोग 1919 में इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ताकि इनके करों के खिलाफ संगठन करते हैं कि इनके करों को किसी प्रकार खत्म किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और लाइन याद रखनी है कि कंप्लीट जो बिजोलिया भीलवाड़ा का जो आंदोलन होता है ना 44 वर्षों तक, 1897 से लेकर 1941 तक है, इसमें जो संदेश वाहक का जो कार्य करता है वो करता है तुलसीदास भील। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। जो भी अगर बातें शेष रही हैं, ठीक है, उनको हम लास्ट में जब हम पूरे आंदोलन हो जाते हैं ना, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, फिर आपको जो मेन जो फैक्ट अगर कुछ रह जाता है तो वहाँ पे आपको लिखा दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हमने अभी बता दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बेंगू आंदोलन में। किसमें, बेंगू आंदोलन में। ठीक है, अगला आंदोलन पढ़ते हैं बेंगू किसान आंदोलन। अब देखिए आगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश की है। अब देखिए आगे इसी प्रकार आपको राजस्थान जी के, इसके बाद में फिर आपको इंडिया जी के, हिंदी, और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है गणित। ठीक है, 3 साल हो गए गणित पढ़ाते पढ़ाते, और आपको गणित विस्तार से ऐसे सीरियल तक की गणित आपको विस्तार से पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक प्रश्नावली में, चाहे वो प्रतिशत हो या कोई सी भी प्रश्नावली, प्रत्येक प्रश्नावली में आपको कम से भी कम 200 से लेके तो 300 के बीच में आपको एक टाइप का केवल 2 या 3 क्वेश्चन कराया जाएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 और बीएससी की गणित आपको यहीं पे फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसकी कोशिश करूंगा मैं। अब देखिए बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम देखिए जो बेंगू किसान आंदोलन है, जो बेंगू किसान आंदोलन है ना, ये बेंगू किसान आंदोलन शुरू होता है भीलवाड़ा में। सॉरी, जो बेंगू आंदोलन होता है ना, ये शुरुआत होता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये होता है 1921 में। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, देखो इसमें क्या है कि 2 क्षेत्रों के नाम है, एक चित्तौड़गढ़ और एक भीलवाड़ा। ठीक है ना, तो आपको याद कैसे रखना है, देखो इसको। यहाँ पे क्या होता है कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत तो कहाँ पे होती है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, लेकिन शुरुआत में क्या है, एक सभा का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है, सभा का क्या होता है, आयोजन। ठीक है, 1921 में एक सभा का जो आयोजन होता है वो होता है मेनाल क्षेत्र में। और मेनाल क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, भीलवाड़ा में। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि जो बेंगू किसान आंदोलन है वो चित्तौड़गढ़ में शुरू होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो चित्तौड़गढ़ में हुआ। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो सभा है, तो सभा कहाँ पे बैठती है, भीलवाड़ा में बैठती है। कहाँ पे बैठती है, सभा भीलवाड़ा में। मेनाल क्षेत्र है जहाँ पे भीलवाड़ा में क्या बैठती है, सभा बैठती है। ठीक है, और इस सभा का दमन किया, इस सभा का दमन किसने किया, देखो सभा मेनाल भीलवाड़ा में बैठती है। ठीक है, जिसका दमन है, जिसका विरोध किसने किया, अनूप सिंह ने। अनूप सिंह राजा ने, बीकानेर के राजा अनूप सिंह ने क्या किया, जिसका विरोध अनूप सिंह ने किया। अनूप सिंह ने
किया, ठीक है। लेकिन फिर भी अनूप सिंह क्या है कि इसका विरोध तो किया, लेकिन अनूप सिंह इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए उस समय, ठीक है। क्योंकि ये वापस फिर इन्होंने दोबारा सभा बैठाई है, फिर इन्होंने दोबारा सभा बैठाई, और दोबारा सभा कहाँ बैठाई है, गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा गांव में दोबारा इन्होंने, किसानों ने क्या बैठाई, सभा बैठाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, पहले उसको समझो कि बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पे होता है, चित्तौड़गढ़ में कब होता है, 1921 में। यहाँ पे इससे पहले जो एक सभा बैठती है, वो सभा कहाँ बैठती है, मेनाल भीलवाड़ा में क्या बैठती है, सभा बैठती है, जिसका विरोध कौन करता है, अनूप सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि 1925 में एक समझौता होता है, बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक समझौता, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोल्शेविक समझौता कब होता है, 1925 में, और किस आंदोलन में होता है ये, बेंगू किसान आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में, ठीक है। और किस किस के बीच में होता है ये, अनूप सिंह और जो किसान है, अनूप सिंह और किसानों के बीच में क्या होता है, 1925 में बोल्शेविक समझौता होता है, ठीक है। अब जो बोल्शेविक समझौता होता है, ये कुछ समय के बाद में क्या होता है, रद्द कर देता है, कौन, अनूप सिंह, ठीक है। क्या करता है, इसको बोल्शेविक समझौता को रद्द कर देता है, हम किसानों के ऊपर जो हम कर लगा रहे हैं ना, जो भी हमारे कानून लग रहे हैं, उनको हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब इसके विरोध के बाद में, इसके विरोध हो जाने के बाद में, या फिर बोल्शेविक समझौता के रद्द हो जाने के बाद में, गोविंदपुरा गांव में एक आयोग का गठन होता है। किसका आयोग का गठन होता है, ट्रेच आयोग, क्या नाम है उसका, ट्रेच आयोग का क्या होता है, गठन होता है। कहाँ पे होता है, गोविंदपुरा गांव में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस आयोग का जब गठन होता है तो उस समय अनूप सिंह क्या करता है, यहाँ पे फायरिंग कर देता है, यहाँ पे क्या कर देता है, फायरिंग कर देता है, और यहाँ पे 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, एक का नाम है रूपा जी, और एक का नाम है कृपा जी, एक का नाम है रूपा जी और एक का नाम है कृपा जी, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है कि बेंगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़गढ़ में गठित हुआ, ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है, इसका नेतृत्व नहीं लिखा है, नेतृत्व है राम नारायण चौधरी, जो कि बेंगू किसान आंदोलन का क्या करता है, नेतृत्व करता है। कौन करता है नेतृत्व, राम नारायण चौधरी, ठीक है। अब ये जो आंदोलन है वो चित्तौड़गढ़ में होता है 1921 में, और इसमें जो सभा बैठती है वो मेनाल क्षेत्र भीलवाड़ा में सभा बैठती है, जिसका विरोध करता है कौन, अनूप सिंह करता है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद में क्या होता है कि अनूप सिंह और जो किसान है उनके बीच में 1925 में एक बोल्शेविक समझौता होता है कि जो आपके जो कानून लगा रखे हैं उनको हटा दीजिएगा, ठीक है। और इस पे क्या होती है, पहले तो सहमति हो जाती है अनूप सिंह के द्वारा, फिर बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इसको रद्द करने के बाद में वापिस से क्या करते हैं, किसान खड़े होते हैं, और गोविंदपुरा गांव में, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, जो बेंगू किसान आंदोलन से पहले जो हमने आंदोलन पढ़ा था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें जो गांव का नाम था वो गिरधारीपुरा था, जो गंगाराम धाकड़ का जो गांव था वो था गिरधारीपुरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गोविंदपुरा गांव है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो गोविंदपुरा गांव में इस आयोग के रद्द होने के बाद में यहाँ पे क्या है, ट्रेच आयोग का क्या होता है, गठन होता है। क्या होता है, ट्रेच आयोग का गठन होता है, और इसके लिए क्या होता है, एक सभा बैठती है। क्या बैठती है, एक सभा बैठती है, और उस सभा में क्या करता है, अनूप सिंह आता है और अपने सैनिकों के साथ, और यहाँ पे क्या कर देता है, फायरिंग कर देता है, और रूपा जी और कृपा जी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो बेंगू किसान आंदोलन से आपको इतना याद रखना है, और एक लाइन और एक्स्ट्रा याद कर लेना कि बेंगू किसान आंदोलन में एक और व्यक्ति है, उसका नाम है घनश्याम दास, उसका नाम है घनश्याम दास जोशी, घनश्याम दास जोशी है, जिसने भी बेंगू किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। अब देखिए बेंगू किसान आंदोलन के बाद में हम पढ़ते हैं मारवाड़ आंदोलन, ठीक है। फिर
फिर एक और आंदोलन है अलवर भरतपुर आंदोलन। तो शुरुआत का जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके बाद में बेंगू किसान आंदोलन। अब पढ़ेंगे हम अलवर भरतपुर का आंदोलन, ठीक है, फिर उसके बाद में मारवाड़ का आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक के बाद एक पढ़ते हैं हम। यहाँ से आपको इतना याद रखना है कि बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पे होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, ठीक है। इसमें जो बोल्शेविक समझौता है वो कब होता है, किस किस के बीच में होता है, और यहाँ पे जो ट्रेचार्य का गठन होता है उस समय कौन कौन शहीद होते हैं, तो रूपाजी और कृपाजी, और किस आंदोलन में मारे गए, ये बेंगू किसान आंदोलन में, ठीक है। अब देखिए आगे, तो अब देखिए अलवर भरतपुर में जो आंदोलन होता है वो कौन सी जाति करती है, मेव जाति। कौन जाति करती है, मेव जाति करती है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए अलवर भरतपुर आंदोलन, अलवर भरतपुर किसान आंदोलन या अलवर भरतपुर आंदोलन, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जाति करती है, वो जाति है कौन सी, मेव जाति, ठीक है। इसी प्रकार जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसमें अगर आपसे जाति पूछ जाए तो कौन जाति है, धाकड़ जाति, क्योंकि उसमें नाम आया था ना गंगाराम धाकड़, तो आपको कौन सी जाति का नाम याद रखना है, धाकड़ जाति। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धाकड़ जाति का संबंध या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन सी जाति भाग लेती है, तो धाकड़ जाति। उसी प्रकार अलवर भरतपुर में अगर कौन सी जाति पूछ ली जाए तो कौन जाति, मेव जाति, मेव जाति, ठीक है। अब देखिए अलवर भरतपुर आंदोलन में पढ़ते हैं विस्तार का जो आंदोलन है, अलवर भरतपुर का जो आंदोलन है, इसमें देखिएगा याद रखने की बात इतनी सी है कि नीमू चना, नीमू चना, ठीक है, नीमू चना क्षेत्र जो अलवर में पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक सभा चल रही होती है, और उस सभा में महाराजा जय सिंह द्वारा क्या की जाती है, फायरिंग की जाती है। यहाँ पे क्या की जाती है, फायरिंग की जाती है, ठीक है, जिसमें कुछ किसान क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। आपसे अलवर भरतपुर में जो आंदोलन होते हैं ना, उनके बारे में केवल इतनी सी बात याद रखनी है, एक तो कि यहाँ पे जो जाति है वो कौन सी जाति भाग लेती है, मेव जाति, ठीक है। और यहाँ पे नीमू चना गांव में, नीमू चना जो क्षेत्र में क्या चलती है, एक सभा चलती है, और उस सभा में महाराजा जय सिंह क्या करता है, फायरिंग कर देता है, ठीक है। और ये जो घटना है, ये घटना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस घटना को महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, एक इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक, इसमें क्या की है, चर्चा की है, ठीक है ना। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पुस्तक में किस आंदोलन के बारे में चर्चा की है, या फिर किस आंदोलन के बारे में देखने को मिलता है, तो वो है अलवर भरतपुर का आंदोलन, जो नीमूचना गांव में होता है ना दोस्तों, मेव जाति के द्वारा, जहाँ पे महाराजा जय सिंह क्या करते हैं, फायरिंग कर देते हैं, और उसमें मेव जाति के कुछ किसानी भाई क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होती है ये, अलवर भरतपुर में होता है आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पे आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि यंग इंडिया पुस्तक में गांधी जी ने किस आंदोलन के बारे में चर्चा की है, तो अलवर भरतपुर के आंदोलन के बारे में, ठीक है। अब ये जो आंदोलन होता है ये होता है 1925, आपको डेट लिख देता हूँ यहाँ पे, 24 मई 1925 है डेट, वैसे तो इसकी 24 मई 1925, लेकिन डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी नहीं जाती है, तो 1925 याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र का जो आंदोलन होता है, ठीक है, ये क्या छोटे छोटे आंदोलन है, मारवाड़ क्षेत्र आंदोलन। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ जो आंदोलन होता है, ठीक है, इसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना करता है 1923 में, कौन करता है, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है।
उसी प्रकार मारवाड़ में एक और आंदोलन है, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तोल आंदोलन। ठीक है, इसका सूत्रधार या फिर इसकी शुरुआत कौन करता है? चांदमल, चांदमल सुहाना। चांदमल सुहाना नाम का जो व्यक्ति है वो मारवाड़ क्षेत्र में तोल आंदोलन का क्या है? सूत्रधार है, या फिर तोल आंदोलन की क्या करता है? शुरुआत करता है। कौन? चांदमल सुहाना। ठीक है, और मारवाड़ जो आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, उसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कौन करता है? जयनारायण व्यास करता है। उसी प्रकार सीकर में जो आंदोलन होते हैं, कहाँ पे? सीकर में जो किसान आंदोलन होते हैं, सीकर में किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि हरलाल, क्या नाम है? हरलाल जोशी। हरलाल जोशी है। ठीक है, हरलाल जोशी की पत्नी कि सीकर में जो किसान आंदोलन होता है उसमें हरलाल जोशी की पत्नी है किशोरी देवी। क्या नाम है? किशोरी देवी। अपने साथ 1000 महिलाओं के साथ भूमिका निभाती है। आपको केवल इतनी लाइन याद रखनी है सीकर आंदोलन में कि हरलाल जोशी की क्या है? पत्नी किशोरी देवी, वो सीकर के आंदोलन में 1000 महिलाओं के साथ में भूमिका निभाती है। आपसे क्वेश्चन कई बार इस प्रकार पूछा जाता है कि किस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा अधिकतम भूमिका निभाएगी, तो वो कौन है? सीकर का किसान आंदोलन, जिसमें महिलाओं के द्वारा अधिकतम क्या निभाएगी? भूमिका निभाएगी। बढ़ चढ़कर भाग लिया था इसमें महिलाओं ने, और उसमें जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? किशोरी देवी ने। और किशोरी देवी कौन थी? हरलाल जोशी की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा लगभग क्या हुआ है? किसान आंदोलन है ना, जो क्या है चैप्टर पूरा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? प्रजामंडल आंदोलन। अब वो है यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, वैसे तो देखो आंदोलन बहुत सारे हैं, जयपुर में भी आंदोलन हुआ था। ठीक है, जगह जगह बहुत सारे, बूंदी में भी आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, यहीं से आपको क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, कोई सी भी गाइड या कोई सी भी एक बुक, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, अब देखिए प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए यहां से करते हैं हम शुरुआत कि किस आंदोलन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे तो एक साइड लिखेंगे हम प्रजामंडल क्षेत्र, और यहाँ पे लिखेंगे उनके अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, यहां से जो क्वेश्चन आता है हमारे एक क्वेश्चन आता है, प्रजामंडल क्षेत्र का नाम दे देगा और उसका अध्यक्ष पूछता है। ठीक है, या फिर कोई घटना, जो विशेषकर कोई घटना होती है यहाँ पे, तो उस घटना के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा विस्तार से नहीं पढ़कर इसको थोड़ा शॉर्ट पढ़ते हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे अजमेर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष तो जाएगा, तो आप अध्यक्ष से करेंगे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, फिर जैसे जैसलमेर प्रजामंडल, फिर जोधपुर प्रजामंडल। अब इनके देखो अध्यक्ष लिखते जाएंगे हम। तो जैसलमेर प्रजामंडल का अध्यक्ष है मिठालाल व्यास। ठीक है, उसी प्रकार जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है जयनारायण व्यास।
ठीक है। इसी प्रकार धौलपुर प्रजामंडल, कौन सा, धौलपुर प्रजामंडल, और इसका अध्यक्ष है कृष्णदत्त शर्मा। फिर कोटा प्रजामंडल, इसका अध्यक्ष है नैनूराम। फिर है बूंदी प्रजामंडल, और बूंदी प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष है दोस्तों कांतिलाल। क्या नाम है, कांतिलाल। ठीक है। फिर है झालावाड़ प्रजामंडल, और इसका अध्यक्ष है मांगीलाल। क्या नाम है, मांगीलाल। ठीक है। फिर है डूंगरपुर प्रजामंडल। देखो दोस्तों, कोई भी प्रजामंडल दो बार भी लिखा जा सकता है, ठीक है, गलती से, तो उसके लिए सॉरी। डूंगरपुर प्रजामंडल, उसका अध्यक्ष है भोगीलाल पांड्या। ठीक है। फिर है बांसवाड़ा प्रजामंडल, उसका अध्यक्ष है भूपेंद्र नाथ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इनके बाद में। क्या है, नीचे फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अब देखिए, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। फिर है बीकानेर प्रजामंडल, फिर है सिरोही प्रजामंडल। ठीक है। अब देखो इनके अध्यक्ष लिखेंगे। मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष है रमेश चंद्र व्यास। ठीक है। फिर है मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ था जोधपुर, तो जय नारायण व्यास। ठीक है। फिर है बीकानेर प्रजामंडल, तो इसका अध्यक्ष है दोस्तों मेघाराम। क्या नाम है, मेघाराम। फिर है सिरोही प्रजामंडल, तो गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। फिर देखो कोटा का है नैनूराम, ठीक है। बूंदी का है कांतिलाल, लिखा दिया। फिर कोटा बूंदी झालावाड़ का लिखा दिया। जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है कपूर चंद पाटनी। ठीक है। फिर धौलपुर का रह गया शायद, तो धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर का है कृष्णदत्त। ठीक है। फिर करौली का रह गया शायद करौली प्रजामंडल का अध्यक्ष है त्रिलोक चंद माथुर। अब देखिए, इनको सुन लीजिए आप, कोई रह गया वो सॉरी। देखो, धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है हरिभाऊ उपाध्याय। जयपुर प्रजामंडल का है कपूर चंद पाटनी। कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष है नैनूराम, और करौली प्रजामंडल का अध्यक्ष है त्रिलोक चंद माथुर, और धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है कृष्णदत्त शर्मा। बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष है कांतिलाल, और जैसलमेर प्रजामंडल का अध्यक्ष है मिठालाल व्यास। जोधपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है जमनालाल, ठीक है, जय नारायण व्यास। और बांसवाड़ा प्रजामंडल का अध्यक्ष है भूपेंद्र नाथ। और बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल का भोगीलाल पांड्या। सिरोही प्रजामंडल का है गोकुल भाई भट्ट। कोटा बूंदी झालावाड़ हो गया, झालावाड़ प्रजामंडल का मांगीलाल। इस प्रकार क्या है, प्रजामंडल जो आयोग है ना, जो प्रजामंडल है उनके क्या है अध्यक्ष। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि हमारे जो आंदोलन है, राजस्थान के जो भी आंदोलन है, जिनके जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसके बाद में यदि कुछ टॉपिक बचे हैं तो
तो उसको आपको मैं अभी एक लाइन लिखा के यहाँ पे लिखवाता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट, अगर कोई रह गया हो यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट। पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आगे पढ़ते हैं राजस्थान की कला संस्कृति, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक राजस्थान के जो आंदोलन है वो लगभग कंप्लीट हो गए। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन बचा भी होगा आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में आपको बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।